Hello friends, welcome to Maluka IAS, and today we are going to discuss about ozone hole. What is ozone hole? What is ozone layer? What are the impacts of ozone hole filling or ozone hole becoming bigger? Right? तो हम यहाँ पर फिलहाल देखते हैं कि ओजोन होल जो कि है वो भर रहा है. ये क्या है ओजोन होल आखिरकार? ओजोन लेयर क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? तो ओजोन लेयर इज देयर इन द स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल, और स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है दैट इज बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ ओजोन. वो लेयर जब उसकी थिनिंग होने लगती है, वो पतली होने लगती है, लेयर थिन होने लगती है, दैट इज कॉल्ड कि ओजोन होल इज क्रिएटिंग. राइट? जो डिपोजिशन है ऑलरेडी काफी थिन है, और वो जब और कम होने लगता है तो बोला जाता है ओजोन होल इज बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर. जब वो ओजोन होल वापस रिपेयर होने लगता है तो दैट इज कॉल्ड ओजोन होल इज फिलिंग अप नाउ. राइट? तो ये लगातार एक प्रोसेस है कि ओजोन होल भरता है और ओजोन होल खाली होता है. इस प्रोसेस में जो एग्रीवेशन आता है वो आता है कि ओजोन होल जब खाली होने लगता है, ओजोन होल जब बड़ा होने लगता है. उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजंस बताए गए. कुछ हेलोकार्बन्स का यूज, कुछ रेफ्रिजरेटिंग गैसेस का यूज जो हम करते हैं वो है उसके पीछे, लाइक CFCs, HCFCs. ये सारी की सारी फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन से रिलेटेड जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं वो इसके पीछे का रीजन है, जो कि लगातार डिस्ट्रक्शन और फिर से डिपोजिशन के प्रोसेस में डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस को तेज कर देते हैं. उसकी वजह से जो डिपोजिशन होता है या जो फॉर्मेशन होता है वो धीमा लगने लगता है और ओजोन होल बड़ा होने लगता है. राइट? सो दिस इज समथिंग लाइक 1971 में इट वाज लाइक दिस. उसके बाद ओजोन होल 1980s में आप देखेंगे कि कई सारी रिपोर्ट्स आई कि ओजोन होल इज गेटिंग बिगर, और उसी के बाद आया वियना कन्वेंशन व्हिच वाज नॉट लीगली बाइंडिंग इन एनी फॉर्म. दैट्स व्हाई इट वाज नॉट respected, it was not followed. उसके बाद आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कर दिया बैन, या फिर उसकी फेजिंग आउट की जाए, उसको धीरे धीरे कम किया जाए. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ गैसेस को लाइक HFCs को अलाउ कर दिया गया था, बट बाद में पता चला these HFCs आर हैवी ग्रीन हाउस गैसेस, बहुत बड़ी ग्रीन हाउस गैसेस हैं. इनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इज वेरी हाई. इनका जो वहां पर रिटेन करने का, वहां पर रहने का, एटमॉस्फेयर में रहने का जो पोटेंशियल है वो भी काफी हाई है. इनकी लाइफ साइकिल भी काफी बड़ी है. कार्बन के अकॉर्डिंग हम उसको जज करते हैं. ठीक है? तो ये ओजोन होल लगातार बड़ा हो रहा था. देन ये अभी फिलहाल जो इसकी कंडीशन है इट इज फिलिंग अप नाउ. तो ऐसा बोला जा रहा है कि ओजोन होल once considered to be the gravest danger to the planetary life is now expected to be completely repaired by 2066, because हमने क्या किया है? हमने किया है फेजिंग आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस व्हिच आर CFCs एंड HCFCs. राइट? अगर आपसे कोई पूछे कि ओजोन लेयर में ओजोन का कितना थिक, कितना ज्यादा परसेंटेज है, तो उसका मेजरमेंट किया जाता है विद डॉब्सन यूनिट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स. अगर आपसे पूछे कि ओजोन का जो डिपोजिशन है उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो इट इज मेजर्ड विद डॉब्सन यूनिट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर प्रीलिम्स, प्लीज नोट डाउन. ठीक है? द ओजोन लेयर was expected to recover to 1980 values by 2066 over अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका में ये सबसे ज्यादा ग्रेवेस्ट होता है. उसके बाद it will be repaired by 2045 over the Arctic and by 2040 to the rest of the world. Over the rest of the world, the ozone layer is expected to be back to where it was in 1980 by 2040 itself. The recovery of the ozone layer has been made possible by phasing out of the ozone depleting substances. उसमें हेलोकार्बन्स हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन से रिलेटेड सब्सटेंसेस हैं. ठीक है? थ्रू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 1989 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज लीगली बाइंडिंग इन नेचर. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने पहली बार ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस वर्ड का यूज किया. राइट? हियर इज एन अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. वी आर कमिंग अप विद अ न्यू कोर्स जहां पर आपको GS के रिगार्डिंग NCERT की क्लासेस, GS की क्लासेस, उसके अलावा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है जो कि एक्सक्लूसिव है. उसमें करीब 10 बच्चों को एक मेंटोर दिया जाएगा who will guide them throughout their preparation about the syllabus, about the previous year question papers and how to solve these questions and how to write good answers. ठीक है? ये कोर्स अवेलेबल है only in 21,499 rupees plus GST, which you can pay in 11 EMIs. What is ozone? Ozone is the ऑक्सीजन के 3 एटम्स, ऑक्सीजन के 3 एटम्स को आप मिला दो, then it will become ozone. The chemically a molecule having 3 oxygen atoms. It is called O3.
O3। अब होता क्या है, जो ये क्लोरीनेटेड, ब्रोमिनेटेड या फ्लोरिनेटेड जो सब्सटेंसेज हैं, ये जब एयर में जाते हैं, लाइक CFC एयर में गया, तो ये जो भी व्हीकल्स हैं उनसे रिएक्ट करके इनका क्लोरीन पार्टिकल इज क्लोरीन नेगेटिव, 1 नेगेटिव, ठीक है। ये क्लोरीन पार्टिकल जो है ये इसके साथ मिक्स होता है और ये ऑक्सीजन बना देता है। जब ये ऑक्सीजन बनाता है तो ओजोन की थिकनेस कम होने लगती है, राइट, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चला जाता है तो ओजोन की थिकनेस कम होने लगती है। इसीलिए इसी को बोला जाता है ओजोन लेयर, ओजोन होल इज ब्रॉडनिंग। इट इज सिचुएटेड इन द अपर एटमॉस्फेयर इन एन एरिया कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर 15 किलोमीटर्स एंड हायर, 15 किलोमीटर से ऊपर, क्योंकि 15 किलोमीटर तो ट्रॉपिकल्स के पास अगर देखा जाए, इक्वेटर के पास देखा जाए तो जो ट्रोपोस्फियर है इट्स अराउंड 15 to 16 किलोमीटर, तो उसके ऊपर हमारा ओजोन लेयर का डिपोजिशन होता है, ओजोन का डिपोजिशन होता है 10 to 50 किलोमीटर, राइट। देन देयर इज गुड ओजोन। गुड ओजोन क्या है? गुड ओजोन इज दिस स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जिसके बारे में हमने बात करी। देन देयर इज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एज वेल। जब यही ओजोन का डिपोजिशन हमारे एटमॉस्फेयर में होने लगे, हमारे डायरेक्ट सबसे लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में होने लगे, ट्रोपोस्फेयर में होने लगे, तो उसको कहते हैं बैड ओजोन, राइट, बिकॉज इट बिकम्स अ ग्रीन हाउस गैस। ओजोन बिकम्स अ ग्रीन हाउस गैस in the earth's lower atmosphere near the ground level. Ozone is formed when pollutants emitted by cars, power plants, industrial boilers, chemical plants and other sources react chemically in the presence of sunlight. It is a harmful air pollutant, right? So these are some of the steps, इनको आप देख लीजिएगा, these are given in the telegram का notes. In 1980s में क्या हुआ, कई सारी रिपोर्ट्स आई और इन रिपोर्ट्स में बताया गया कि what are the challenges, what are the dangers before the human race, and one of the danger was ozone layer depletion. ओजोन लेयर डिप्लीशन इतना खतरनाक था कि यूवी रेज की जो इनकमिंग हो रही थी वो कार्सिनोजेनिक है, वो रेज कार्सिनोजेनिक है। अगर वो डायरेक्टली अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं तो उससे दो चीजें होंगी। पहली बात है वो कैंसर सेल्स, म्यूटेशन होगा सेल्स में और कैंसर सेल्स डेवलप होंगी बहुत ज्यादा, तो कैंसर पेशेंट्स बढ़ेंगे, राइट। तो हेल्थ बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि ओवरऑल टेम्परेचर, इंसोलेशन ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ेगा। Scientists began to notice a sharp drop in the concentration of ozone. It is used to be the biggest environmental threat before climate change came to notice. जब तक climate change notice में नहीं आया था तब तक ozone layer ही was the talk of the town. The chief cause of ozone depletion was the use of class of industrial chemicals that contained chlorine, bromine or fluorine. The most common of these were chlorofluorocarbons. ठीक है, इसका यूज कहां पर किया जाता है? Very important. Refrigeration, पेंट्स एंड फर्नीचर इंडस्ट्रीज, और सबसे इंपॉर्टेंट इज एयर कंडीशनिंग, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए फॉर प्लेन्स पर्सपेक्टिव। दिस ड्रॉप वाज मच मोर प्रोनाउंस्ड ओवर द साउथ पोल बिकॉज ऑफ द लोकेशन। कोई भी लैंड मास अवेलेबल ही नहीं है, ओनली द ओशन इज, द साउथ पोल के अराउंड देयर इज ओनली ओशन, राइट। Ozone layer depletion refers to the chemical destruction of the stratospheric ozone beyond natural reaction. जो naturally form हो रही है ओजोन, उससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसी की वजह से ओजोन लेयर में डिप्लीशन होता है, राइट। ODS include chlorofluorocarbons, HCFC and carbon tetrachloride and methyl chloroform. इसके अलावा एक नया HFC ऐड हो गया which is hydrofluorocarbons. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कौन रोकता है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को रोकता है किगाली एग्रीमेंट which happened in 2016, जिसमें इंडिया को एमिशंस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का एमिशन कट करने की बात की गई बाय 2028 तक इंडिया को इसको 15% तक कम करना है और 2047 तक इसको पूरी तरीके से एमिशन को कट करना है। इसका मतलब फेज वाइज कटिंग करनी है, फेज वाइज एमिशन की कटिंग करनी है, राइट। उसके अलावा these substances were formerly used and sometimes still are used as coolants. They can remain intact for years. इनका मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है बाकी सारे से बहुत ज्यादा है। इन हेलोकार्बन्स का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज इवन, इट्स लाइक 1000 टाइम्स मोर देन कार्बन। तो इसका सबसे बड़ा जो ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया, दैट इज न्यू ऑल्टरनेटिव विच इज
हाइड्रोफ्लोरो olefin, which is also called HFO. HFO, hydrofluoroolefin. This is the alternative. इसका ये ना ही ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है और ना ही ग्रीन हाउस गैस है, तो इससे ना ही क्लाइमेट चेंज होगा ना ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा, राइट? तो हमने सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम्स का हल निकाल लिया, विच इज द यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन। ठीक है, नॉर्मल स्टेट में भी अगर देखें तो ओजोन लेयर में बहुत कम ओजोन का प्रेजेंस है, ओजोन का कंसंट्रेशन है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ओजोन लगातार डिप्लीट होती जाती है क्योंकि उसका डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, वो फॉर्मेशन कम हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे सब्सटेंसेस क्या कर रहे हैं, ये सारे सब्सटेंसेस एक्चुअली उसका डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं ज्यादा, मतलब उससे ऑक्सीजन कंटेंट अलग हो जा रहा है और वहां पर ऑक्सीजन का एक एटम बच जा रहा है केवल, राइट? What are the effects, critical effects for planetary life? Since it absorbs UV rays from the sun, they are known to cause skin cancer and many other diseases. Affects the physiological and developmental processes of plants. Exposure to solar UV radiation has been shown to affect both the orientation and motility of phytoplankton, resulting in reduced survival rates for these organisms. ठीक है, तो सभी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। What are the global efforts? क्या क्या ग्लोबल एफर्ट्स लिए गए? वियना कन्वेंशन मैंने बताया 1985 में दिस कन्वेंशन हैपेंड। इट वाज नॉट लीगली बाइंडिंग, तो किसी ने इस कन्वेंशन को रिस्पेक्ट नहीं किया, बट जब उसके बाद भी देखा गया कि ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग इन अ फास्टर स्पीड, तो उसके बाद आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इंडिया बिकेम अ पार्टी टू द वियना कन्वेंशन। तो इस तरीके के सवाल आते हैं कि इंडिया पार्टी था या नहीं था, तो इंडिया ऐसे सारे अच्छे मुहिम में वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ हमेशा रहा है। तो 1991 में India accepted their proposal, Montreal Protocol. 1987 में it happened, Montreal Protocol ये फंक्शनल हुई 1989 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में पहली बार ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को डिटरमाइन किया गया कि कौन कौन से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं जिनको हमें रोकना है, जिनको हमें फेज आउट करना है प्रॉपर्ली। ठीक है, इंडिया बिकेम पार्टी टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1992। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। उसके बाद आता है किगाली एग्रीमेंट या किगाली अमेंडमेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट किया गया, उसमें तो CFC, HCFC या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म की बात की गई थी, उसमें थोड़ा सा और अमेंडमेंट किया गया, इसमें HFCs को भी जोड़ा गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। HFCs का क्या प्रॉब्लम है, ये ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस सब्सटेंसेस तो नहीं है, ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस तो नहीं है, बट ये वेरी हैवी ग्रीन हाउस गैसेस है। इनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इज वेरी वेरी हाई। तो HFCs को भी अवॉइड किया जाए और इनके ऊपर भी रेगुलेशन लगाया जाए, इनको भी धीरे धीरे फेज आउट किया जाए। तो इंडिया को एक टारगेट मिला है कि 2028 तक इंडिया इनके एमिशन को कम कर देगा और 2047 तक इंडिया विल कट, टोटली कट, 100%, एब्सोल्युटली कट इट्स एमिशन, राइट? EU legislation on ozone depleting substance is among the strictest and most advanced in the world, क्योंकि EU सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट के से रिलेटेड जितने भी बायलॉज हैं, उससे रिलेटेड जितने भी रेगुलेशंस हैं, उनको सबसे ज्यादा फॉलो करता है, राइट? इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले रहा है इसके लिए? BS4 टू BS6 हम शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे कि व्हीकल्स का जो एमिशन है वो कम से कम हो। गार्बेज बर्निंग को बैन कर दिया गया है, इससे ज्यादा एडवांस मेथड्स यूज किए जा रहे हैं। उसके अलावा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एंड लॉन्च ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम अंडर NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में ये प्लान चलाया जा रहा है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। उसके अलावा इसमें बहुत सारे काम किए गए, लाइक सफर इनिशिएटिव, AQI, ठीक है। उसके अलावा ये सारे के सारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं ये इसी के अंडर में चल रहे हैं। सेटिंग अप ऑफ मॉनिटरिंग नेटवर्क फॉर असेसमेंट ऑफ द एम्बिएंट एयर, 779 लोकेशंस कवरिंग 339 सिटीज इन 29 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो दिल्ली में आप जगह जगह पर जो देखते हैं लगे हुए स्क्रीन जिसमें एलईडी वगैरह एलईडीज लगे हुए हैं और तरह तरह के पॉल्यूटेंट्स और डिफरेंट एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताया जाता है, वो इसी के अंडर में, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर में। Then comes the hydrocarbons including isobutane and cyclopentane are available as non-ODS alternatives। ठीक है, तो ये सारी चीजें isobutane and cyclopentane are available as non-ODS alternatives। Safe use of hydrocarbons is regulated by petroleum laws।
The Petroleum Act 1934 and Petroleum Rules 1976 relate to handling of variety of पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. तो पेट्रोलियम एक्ट और पेट्रोलियम रूल्स जो है वो इसके बारे में बताते हैं कि इसको किस तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए. उसके अलावा गैस सिलेंडर रूल्स आर देयर. तो ये डिफरेंट बायलॉज हैं, डिफरेंट लेजिस्लेशंस हैं. सिचुएशन इंप्रूव कैसे हुई? स्टेडली इंप्रूविंग सिंस 2000, क्योंकि इंप्लीमेंट हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और उसके बाद कहीं ना कहीं सारे कंट्रीज ने फेज आउट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. वाज एक्सपेक्टेड टू रिकवर बाय टू 1980 वैल्यूज बाय 2066. जैसा 1980s में था ओजोन लेयर, वैसा कब तक हो पाएगा? वैसा अंटार्कटिका में, बिकॉज सबसे ज्यादा ग्रेवेस्ट सिचुएशन है, 2066 तक हो पाएगा. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ये 2040 तक हो जाएगा. राइट. इसके बहुत सारे को बेनिफिट्स भी हैं कि अगर हम ओजोन लेयर को बचाते हैं तो कहीं ना कहीं इंसोलेशन कम होगा, और इंसोलेशन अगर कम होता है तो उससे हम ग्लोबल वार्मिंग से भी बच सकते हैं. बिकॉज लगातार क्लाइमेट चेंज ओजोन लेयर डिप्लीशन से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आ रहा है. It was with this climate change objective in the mind that Montreal Protocol was amended in 2016 और HFCs को भी phase out करने की बात और उसके emissions को कट करने की बात चली. The Kigali Amendment to the Montreal Protocol seeks to eliminate 80 to 90% of the HFCs currently in use by the year 2050. ये क्या करेगा? ये 0.3 to 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो ग्लोबल टेम्परेचर्स है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसको कम करेगा. राइट. It has also benefits to the climate change. Parallels of elimination of ODS with greenhouse gases are limited. The use of ODS through extensive was restricted to some specific industries. ठीक है. The case of fossil fuel was also different. Even the so-called renewable energies like solar and wind have considerable carbon footprints right now because they are manufactured. तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन फुटप्रिंट को पूरी तरीके से बंद कर देगा, बट कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट में भी मदद करेगा, कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करेगा. राइट. द मंत्रा जिसके बारे में हमने 2-3 लेक्चर्स में और बात करी है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. हमें ऐसी लाइफ स्टाइल की जरूरत है जो हमें ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से लाइफ स्टाइल जीनी है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जो इको फ्रेंडली हो. इसको लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कई सारी स्पीचेस दी हैं. कई सारे सेक्टर्स पे हमें काम करना है. लाइक फूड को हमें बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है. उसके अलावा फैब्रिक या टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से चलाना है. जैसे चीप फैशन का यूज हो रहा है, बहुत फास्ट फैशन बदल रहा है. ये सारी चीजें एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए सही नहीं है. सो दिस वाज आवर डिस्कशन फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.